बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अली अहमद। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम जो होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि किसी रिएक्शन को स्पीड अप करवाते हैं, उसका रेट को इंक्रीज़ करते हैं, उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन खुद उसमें कंज्यूम नहीं होते। हम इसकी कंपोज़िशन के बारे में रीड करते हैं, फिर इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी क्लासिफिकेशन नेक्स्ट हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी रीड करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंजाइम किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है? प्रोटीन्स क्या होती हैं? प्रोटीन जो होती हैं वो मैक्रोमोलेक्यूल होती हैं। क्योंकि एंजाइम कैटलिस्ट है और एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं जो कि मैक्रोमोलेक्यूल हैं, इसी वजह से हम इसे मैक्रोमोलेक्यूलर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है? एंजाइम किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है कि एंजाइम आरएनए से भी मिलकर बना होता है। उसकी एग्जांपल कौन सी है? राइबोसोम। वो कहाँ पर यूज़ होता है? वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में यूज़ होता है। तो ये आपने याद रखना है कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन से भी मिलकर बने होते हैं, वो आरएनए से भी मिलकर बने होते हैं और लिविंग सेल्स के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। जो कैटलिस्ट लिविंग सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है और रिएक्शन को स्पीड अप करवाता है लेकिन खुद कंज्यूम नहीं होते, उस मैक्रोमोलेक्यूल को हम एंजाइम बोलते हैं, ठीक है? एंजाइम जो होते हैं वो अपने रिएक्शन के लिहाज से बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। इसका क्या मतलब है कि एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पर ही कोई एंजाइम एक्ट करेगा और उसका रिएक्शन स्पीड अप करवाएगा और उससे प्रोडक्ट में चेंज होने में हेल्प करेगा, लेकिन खुद उसके अंदर यूज़ नहीं होते, ना कंज्यूम्ड होते हैं। तो इसको आपने याद रखना है। थर्ड बात ये है कि एंजाइम को वर्किंग के लिए बहुत ही माइल्ड कंडीशन चाहिए होती है। ये नहीं कि आपको उसकी वर्किंग के लिए एक्सट्रीम कंडीशंस चाहिए होती है, बिल्कुल नहीं होता। इसको अपनी वर्किंग के लिए माइल्ड कंडीशन लाइक टेम्परेचर भी जो है वो ह्यूमन्स जितना फेवर करते हैं उतने ही टेम्परेचर पर ये ऑप्टिमम इनके लिए टेम्परेचर होता है, ये मीन वहाँ पर बेस्ट वर्किंग कर रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ एंजाइम जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर, कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में क्या होता है कि माइल्ड कंडीशंस इनको चाहिए होती है। तो सेकंड चीज़, इनको मीडियम यानी कि पीएच आप कौन सी फ्राहम कर रहे हैं, एसिडिक दे रहे हैं या बेसिक दे रहे हैं, तो उसमें भी कुछ एंजाइम होते हैं जो कि जिनको बिल्कुल वर्किंग के लिए एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है। लाइक हमारी स्टमक में पेप्सिन होता है, उन्हें कौन सा इन्वायरमेंट चाहिए होता है? एसिडिक 2 पीएच पे वो वर्क कर रहे होते हैं। और इसी तरह कुछ होते हैं जिनको बेसिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, लाइक ट्रिप्सिन जो कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं या आरएनए होते हैं जो कि लिविंग सेल के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं और हाईली कैटालिटिक टू इट्स सबस्ट्रेट। एंजाइम जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट टाइप होती है मैक्रोमोलिक्यूलर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है? और ड्यू टू द एक्शन ऑफ द एंजाइम केमिकल रिएक्शन इन ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो बी कैरिड आउट बाय एफिशिएंटली। अगर एंजाइम ना प्रेजेंट हो तो मेटाबॉलिज्म के जितने भी हमारे बॉडी में रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो इतनी एफिशिएंटली और इतनी स्पीड अप से नहीं हो सकते। और स्पेसिफिकली अंडर माइल्ड कंडीशन चाहिए होती है, कोई एक्सट्रीम कंडीशन इनकी वर्किंग के लिए हमें ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि एंजाइम और एक केमिकल कैटलिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जो केमिकल कैटलिस्ट होते हैं वो हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है? वो जो केमिकल कैटलिस्ट होते हैं वो या तो किसी इनऑर्गेनिक मेटल आयन से मोस्टली बने होते हैं, ठीक है? और वो रिएक्शन के अंदर कंज्यूम्ड भी हो जाते हैं, लेकिन जो एंजाइम्स होते हैं ये कंज्यूम नहीं होते। तो मेजर डिफरेंस आपने ये याद रखना है कि एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, ये लिविंग सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और जो केमिकल कैटलिस्ट होते हैं ये हम इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं और ये इनऑर्गेनिक मेटल आयन से मिलकर बने होते हैं। एंजाइम तो प्रोटीन या आरएनए से मिलकर बना होता है और एंजाइम रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होता, जबकि केमिकल कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन के अंदर कंज्यूम्ड हो जाते हैं, ठीक होगा? एक आपने ये चीज़ याद रखनी है। सेकंड ये भी चीज़ याद रख सकते हैं कि एंजाइम जो है वो हमें बहुत ही लो अमाउंट, थोड़ी-सी अमाउंट के अंदर हमें चाहिए होगा और रिएक्शन को स्पीड अप करवा देगा। लेकिन जो कि हम केमिकल कैटलिस्ट जो कि हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में चाहिए होता है। तो ये भी इसमें एक डिफरेंस आ सकता है, ठीक है? यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एंजाइम जो होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं, एक्सेलरेट करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन को, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट के नेचर पर कोई उनका इफेक्ट नहीं होता। रिएक्शन में किसी तरह इनका इन्वॉल्व नहीं होता, जस्ट इन्होंने स्पीड अप करवाना है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करना है। एक और बात, ये अच्छा आगे आएगी एक्टिवेशन एनर्जी में, हम उसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टीज की वो क्या कहता है? हाई रेट ऑफ रिएक्शन देन दैट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग केमिकली कैटलाइज रिएक्शन। जो हम केमिकल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं ना, उसकी बनस्बत वो कहता है कि जो एंजाइम की वर्किंग है, रेट ऑफ रिएक्शन है वो हाई होता है। सेकंड वन कि इनको माइल्ड कंडीशन चाहिए होती है। केमिकल कैटलिस्ट के लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको याद हो तो अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए N2H2NH3, तो यहाँ पर हमें अगर आपको रिकॉल करें तो यहाँ पर हमें 400 से 500 सेल्सियस तक हमें टेम्परेचर रिक्वायर होता है और हम फेरम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कर रहे होते हैं और 200 एटीएम प्रेशर रिक्वायर होता है। तो यहाँ पर हम केमिकल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जिनको एक्सट्रीम कंडीशंस चाहिए होती हैं अपनी वर्किंग के लिए, जबकि ह्यूमंस के केस में क्या होता है? माइल्ड कंडीशन यानी कि 37 सेंटीग्रेड पे ये वो रिएक्शन हो जाती है। फिर थर्ड में वो कहता है ग्रेटर डिग्री ऑफ द स्पेसिफिसिटी फॉर देयर सबस्ट्रेट एज वेल एज प्रोडक्ट। तो एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आने पर ही अपना रिएक्शन करता है, उस पर एक्ट अपॉन करता है और उसे प्रोडक्ट में चेंज करने में हेल्प करता है। फोर्थ में वो लिखता है कि मोस्ट एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस आर अंडर रेगुलेटरी कंट्रोल। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, एंजाइम जो होता है ना, अगर मैं इसको लेट्स, ये एक अगर एंजाइम है तो इसकी जितनी भी कैटालिटिक एक्टिविटी होती है ना वो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड होती है, यानी कि उसके एक्टिव साइड पे यहाँ पर सबस्ट्रेट आकर अटैच होगा। लेकिन कुछ ऐसी भी साइट्स होती है जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है और उन्हें हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट्स, और
और वो भी वहाँ पर भी रिएक्शंस होते हैं, लेकिन वो बहुत एक्सेप्शंस हैं, ये भी याद रखना है। ऐसे एंजाइम को हम एलोस्टेरिक एंजाइम बोलते हैं और वहाँ पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिएक्शंस हो रहे होते हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर रीड करेंगे। तो ये इस प्रोसेस के थ्रू ये अपने रेगुलेशंस भी करते हैं, ठीक है? और भी मैकेनिज्म है जिसकी मदद से ये अपने एंजाइम जो हैं वो रिएक्शंस को रेगुलेट करते हैं, रेगुलेटरी कंट्रोल पाया जाता है उनके अंदर। फिफ्थ में वो लिखता है कि एंजाइम जो होते हैं वो जस्ट लिविंग सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, इसी वजह से हम बोलते हैं एंजाइम जो होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं। अब एक्टिवेशन एनर्जी को लो करने से क्या मुराद होता है? एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? वो मिनिमम एनर्जी जो किसी रिएक्शन को बिगिन करने के लिए, स्टार्टअप करवाने के लिए चाहिए होती है। तो एंजाइम क्या करते हैं? उस रिएक्शन की वो उस एनर्जी को लो कर देते हैं। यानी कि बहुत ही कम चाहिए होती है एनर्जी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपने बहुत ही याद रखनी है कि एंजाइम रिएक्शन की थर्मोडायनामिक जो एनर्जीज़ वैल्यू है ना, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं करता ओवरऑल। जस्ट ये जो स्टार्टअप करवाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी है ना, उसकी अमाउंट को लो कर देता है, लेकिन थर्मोडायनामिक वैल्यूज़ पर इसका कोई असरअंदाज नहीं होता। लास्ट में वो कहता है कि इन मैनी केसेस एंजाइम इनिशिएट द बायोलॉजिकल रिएक्शंस। तो ये भी आपने चीज़ें याद रखनी है। एक साथ में और चीज़ भी है, एक निमोनिक्स है, उसको याद रखने का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CTPS। सी से क्या मुराद होता है? एंजाइम जो होता है वो कोलाइडल इन नेचर होते हैं। व्हाट इज मीन बाय द कोलाइडल इन नेचर? एंजाइम जो होते हैं वो हमने क्या कहा है कि प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है? मैक्रोमोलेक्यूल होते हैं, वो मैक्रोमोलेक्यूल होते हैं ना। इसका मतलब है कि एंजाइम जो होता है उनका साइज होता है वो जेंट होता है, बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू देयर सबस्ट्रेट। तो इसी वजह से उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो वेरी लो होगा, इसी वजह से वो कोलाइडल फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी एक ये भी नेचर आप याद रखनी है। सेकंड वन है टी। टी से क्या मुराद है? थर्मोलेबाइल। थर्मोलेबल का मतलब क्या होता है कि ये रेडिली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जैसे इनको ज़्यादा हीट मिलती है। एंजाइम की बात कर रहा हूँ, नॉट कैटलिस्ट। थर्ड पे है पी। पी से क्या मुराद होता है कि प्रोटीन इन नेचर होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम, उसका मैंने आपको बताया कि वो आरएनए से मिलकर बना होता है। और एस से क्या मुराद है कि स्पेसिफिक इन देयर एक्शन या स्पेसिफिक इन देयर सबस्ट्रेट, स्पेसिफिक इन देयर प्रोडक्ट। तो इस निमोनिक्स के थ्रू भी आपने इसकी एंजाइम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है जो कि एज कम्पेयर टू कैटलिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड में देखें, हम देखने जा रहे हैं इसका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में दो चीज़ें आती है, एक कॉमन नेम आते हैं और एक सिस्टमेटिक नेम आते हैं। कॉमन नेम को हम ट्राइबल नेम भी बोलते हैं, लेकिन कॉमन नेम आपको रिएक्शन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे होते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर ट्रिप्सिन और पेप्सिन है, ये हमें उस नाम तो हमें पता है कि ये वहाँ पर पाए जाते हैं स्टमक में, इंटेस्टाइन में, बट हमें उसकी इन्फॉर्मेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। इसी तरह सबसे पहले क्या किया जाता था कि जो सबस्ट्रेट होता था, 3 वेज थे जब उसमें कॉमन नेम दिए जाते थे, जो रिकमेंडेड नेम कह रहा है कि सबस्ट्रेट को हम देखते हुए एंजाइम को नेम देते थे। लाइक माल्टोज सबस्ट्रेट है, उसकी कैटलाइजेशन में जो इन्वॉल्व होता है माल्टेज एंजाइम दे दिया, ASE लगा दिया। फिर सेकंड क्या किया जाता था कि रिएक्शन कौन सा हो रहा था, रिएक्शन की टाइप के बेस पर एंजाइम को नाम दे दिया जाता था। लाइक अमाइनो ट्रांसफरेज, जो कि अमाइनो ग्रुप की ऐसे एंजाइम जो कि अमाइनो ग्रुप की ट्रांसफरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। और थर्ड में हम क्या करते थे कि एंजाइम को हम नाम दे देते थे कि कौन से वर्ल्ड के पार्ट में पाया जाता है। वही नोमेनक्लेचर बायनोमियल नोमेनक्लेचर में जिस तरह वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में पाया जाता है तो हम उसकी नेमिंग देते थे। खैर, तो यहाँ पर फिर सिस्टमैटिक नेम देने के लिए एक मीटिंग रिकॉल की गई जिसको इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द बायोकेमिस्ट्री, ये अभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एंजाइम को नोमेनक्लेचर देने के लिए एक सिस्टमैटिक वे बनाया। उन्होंने क्या कहा कि एंजाइम को अगर आपने नेमिंग देनी है तो आप इन 3 फैक्टर्स को अपने माइंड में रखना है। सबसे पहला कि सबस्ट्रेट इस पे कौन सा एक्ट कर रहा है। थर्ड वन, कौन सा कोएंजाइम है जो कि रिएक्शन में इन्वॉल्व है। थर्ड वन, कौन सा रिएक्शन को कैटालाइज किया जा रहा है। इन 3 बेसिस पर हम क्या करते हैं, एंजाइम को नेमिंग देते हैं। एंजाइम आईयूबी ने क्या कहा, आईयूबी क्या है, ये इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर नहीं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, जिन्होंने क्या कहा कि एंजाइम को नेमिंग देने के लिए 3 फैक्टर्स। सबसे पहले कौन सा सबस्ट्रेट उस पे एक्ट कर रहा है। सेकंड वन, कौन सा कोएंजाइम उस रिएक्शन में इन्वॉल्व है। थर्ड वन, कौन से रिएक्शन को वो कैटालाइज कर रहा है। अब देखिए, इसके अलावा भी आईयूबी ने एक और मेथड भी अडॉप्ट किया, लेकिन बेसिकली ये एक अलग मीटिंग थी जो कि एंजाइम कमीशंस के नाम पे मशहूर हुई। तो यहाँ पर क्या किया गया, एंजाइम का 3 फैक्टर्स को साथ याद रखने के अलावा एक उन्होंने हर एंजाइम को एक कमीशन नंबर दिया जिसको हमने ईसी नंबर का नाम दिया, और उसमें टोटल 4 डिजिट्स इन्वॉल्व होते थे। क्या था, सबसे पहले आईबी ने क्या कहा कि 3 फैक्टर्स कौन कौन से थे, कि कौन सा सबस्ट्रेट एक्ट कर रहा है, कौन सा कोएंजाइम इन्वॉल्व है, और कौन से रिएक्शन को कैटलाइज किया जा रहा है। थर्ड में क्या कहा गया, फोर्थ में क्या कहा गया कि हर एंजाइम को उसका कमीशन नंबर मिलना चाहिए, और वो कमीशन नंबर कितने डिजिट्स पर मुश्तमिल होता था, 4 डिजिट पर, और 4 डिजिट को सेपरेट किया जाता था। मिसाल के तौर पर ये देखिए 1.1.2.3, ये देखिए कोई भी लेट से मैंने डिजिट ले लिया। अब जो 1 था ना, ये आपको बताता था कि एंजाइम कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। नेक्स्ट हम उसके देखेंगे कि कौन सी क्लासेज हैं, सब क्लासेज हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक क्लास है जिसको हमने नाम दिया है अमाइनो ट्रांसफरेज, सॉरी ट्रांसफरेज का नाम दिया। तो इसकी ये क्लास है ट्रांसफरेज, इसके आगे बहुत सारी सब क्लासेज होती हैं। कौन सी, लाइक अमाइनो ट्रांसफरेज, एसाइल ट्रांसफरेज, ग्लूको ट्रांसफरेज। तो जो पहला डिजिट होता है वो क्या बताता है, उसकी क्लास के बारे में बताता है। सेकंड डिजिट जो होता है वो उसकी सब क्लास के बारे में बताता है। ये 1 1 2 2 3 से इसे आपने नहीं करना, जस्ट ये आपने याद रखना कि पहला डिजिट आपको किसके बारे में बताएगा कि क्लास कौन सी, पहली क्लास मीन पहली क्लास जो होती है वो ट्रांसफरेज होती है, और ट्रांसफरेज की आगे सब क्लास होती है, अमाइनो ट्रांसफरेज, एसाइल ट्रांसफरेज, ग्लूको ट्रांसफरेज।
तो पहली है, दूसरी है या तीसरी है, तो यहाँ पर जो दूसरा डिजिट होगा उससे हम पहचानेंगे। सेकंड थर्ड पे जो डिजिट होता है वो हमें उसके कोएंजाइम के बारे में बताता है कि उसमें कौन सा कोएंजाइम इन्वॉल्व है। बेसिकली कोएंजाइम क्या होता है, उस सब क्लास की भी क्लास होती है, ठीक है, इसे हम सब क्लास भी बोलते हैं। और थर्ड जो चीज़ है ना, वो हमें सबस्ट्रेट के बारे में बताती है। तो ये जो 4 डिजिट्स हैं जिसे हम एंजाइम कमीशंस नंबर बोलते हैं, ये नोमेनक्लेचरिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट समझा जाता था कि इसकी मदद से हम एंजाइम को टोटली समझ सकते हैं। अगेन पहला डिजिट किसके बारे में बताता है, क्लास कौन सी। सेकंड हमें बताता है कि उस क्लास की सब क्लास कौन सी, यानी कि उसके फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है जिस पर एंजाइम एक्ट कर रहा होता है। और थर्ड वाला डिजिट होता है, कोई भी हो सकता है, ये उसकी 2233 ना, ये उसकी क्लास का नंबर या सब क्लास का नंबर होता है। तो थर्ड डिजिट हमें किस चीज़ के बारे में बताएगा, कोएंजाइम। ये कोएंजाइम बेसिकली क्या होता है, सब क्लास की भी क्लास होती है। और फोर्थ डिजिट जो होता है वो हमें किसके बारे में बताता है कि उस पर एंजाइम के साथ कौन सा सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है। तो आई थिंक ये समझ आपको आ गया होगा। फिर हम देखेंगे कि एंजाइम की कौन कौन सी क्लासेज हैं। एंजाइम की बेसिकली 6 क्लासेज हैं। ये अब एक और भी क्लास आ चुकी है, टोटल 7 क्लासेज हैं। ये 6 क्लासेज हैं। कौन कौन सी क्लासेज है, पहली क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किस तरह किया जा सकता है, यानी कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू। यानी कि वो एंजाइम जो कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम बोलते हैं। सेकंड वन है हमारे पास ट्रांसफरेज, ये सेकंड क्लास है हमारे पास, ठीक है। ट्रांसफरेज क्या होते हैं, ऐसे एंजाइम जो कि एक ग्रुप को, ऐसे एंजाइम जो ऐसे रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं जहां पर एक सबस्ट्रेट दूसरे सबस्ट्रेट में चेंज हो रहा होता है, ठीक है। विच ट्रांसफर द केमिकल ग्रुप फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर, जो कि एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के तौर पर दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफरेजेस बोलते हैं। इसकी आगे सब क्लासेस भी कई सारी हैं, लाइक काइनेसिस हो सकता है, इसमें अमाइनो ट्रांसफरेज आ जाता है, साइल ट्रांसफरेज आता है, ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज आ जाता है। ये इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन से पढ़ाया था। खैर आप स्लाइड्स में यही लिखा हो तो हम यही रीड करेंगे। थर्ड है हमारे पास हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कौन से होते हैं, वो एंजाइम जो कि ऐसे रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पर बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही होती है बाय यूजिंग द वाटर। तो वाटर के मॉलिक्यूल को अपटेक करके सबस्ट्रेट जो होता है वो मॉलिक्यूल क्लीव हो रहा होता है, ब्रेकेज हो रही होती है। तो ऐसे एंजाइम जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। थर्ड है हमारा फोर्थ है हमारे पास लाइसिस। लाइसिस ऐसे रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पर कार्बन कार्बन या कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन या कार्बन नाइट्रोजन की ब्रेकेज हो रही होती है, क्लीवेज हो रही होती है एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू। एफएससी की बुक में हमने पढ़ा था एलिमिनेशन रिएक्शन। जब इनकी ब्रेकेज हो रही होती है तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होती है, ठीक है। तो वहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लाइसिस बोलते हैं, विच फॉर्म डबल बॉन्ड बाय एडिंग रिमूविंग अ केमिकल ग्रुप। तो केमिकल ग्रुप कोई भी रिमूव करके उसमें डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन में जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम लाइसिस बोलते हैं। फिफ्थ है हमारे पास आइसोमेरेसिस, जो कि ऐसे एंजाइम जो कि ऐसे रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पर एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप में ट्रांसफ़र करके आइसोमर बनाए जाते हैं। तो ऐसे एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरेसिस बोलते हैं। सिक्स वन है हमारे पास लाइगेसिस, जो कि लाइगेसिस आपने डीएनए रेप्लिकेशन में भी इसको पढ़ा था, विच कपल द फॉर्मेशन ऑफ द वेरियस केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो जो बहुत बॉन्ड जो कि ब्रेकेज हो चुके हैं इनका बेसिकली उल्ट काम होता है लाइगेसिस से, कि इन्होंने कार्बन कार्बन बॉन्ड को बनाना होता है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को, कार्बन सल्फर बॉन्ड को बनाना होता है बाय कॉन्डेंसेशन रिएक्शन के थ्रू। ये हमने वहाँ पर भी रीड किया था, ठीक है। अडीनोसिन ट्राईफॉस्फेट एडीपी को जब एटीपी में चेंज किया जाता है तो वहाँ पर भी ये एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। इनका दूसरा नाम सिंथेटेज भी आता है। तो ये हमारे पास 6 क्लासेज हैं। सेवन्थ क्लास हमारे पास कौन सी, ट्रांसलोकेज भी होती है, लेकिन वो यहाँ पर डिस्कस नहीं की गई, ठीक है। तो आई थिंक इसके समझ आ गई होगी कि एंजाइम की कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट में भी सारी चीज़ें यही चीज़ रीड की हुई हैं कि इसी चीज़ को बताया हुआ है कि ऑक्सीडो रिडक्टेज कहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग हो रही थी। ट्रांसफरेज कहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पर एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप में ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है, एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज किया जा रहा होता है, ठीक है। तो वहाँ पर एक चीज़ जो है, एक सबस्ट्रेट डोनर के तौर पर एक्ट करेगा, दूसरा एक्सेप्टर के तौर पर। तो उस रिएक्शन को कैटलाइज करवाने में जो इन्वॉल्व होंगे उसे हम ट्रांसफरेज बोलेंगे। फिर हाइड्रोलिसिस होते हैं जो कि जिनको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी बोलते हैं, जो कि ऐसे रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पर बॉन्ड की ब्रेकेज की जा रही होती है बाय द यूजिंग ऑफ वाटर। फिर लाइसिस हो रहे होते हैं, मैंने आपको बताया था कार्बन कार्बन या कार्बन ऑक्सीजन या कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की क्लीवेज करवा कर एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू तो डबल बॉन्ड बना दिया जाता है या रिंग स्ट्रक्चर बना दी जाती है। फिर आइसोमेरेसिस एंजाइम जो होते हैं वो वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पर ग्रुप को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है विद इन अ मॉलिक्यूल टू यील्ड आइसोमेरिक फॉर्म, ताकि उसकी हम आइसोमेरिक फॉर्म को हम बना सकें। फिर लाइगेसिस एंजाइम जो होते हैं
उसका मैंने आपको बताया कि कार्बन 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 सल्फर और कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड को कंडेंसेशन रिएक्शन में फॉर्मेशन में जो इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम लाइगेसिस एंजाइम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि एंजाइम जो होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हमें रिक्वायर होते हैं। ये एंजाइम और कैटलिस्ट के डिफरेंस मैंने बताया था। तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हमें रिक्वायर होते हैं और रिएक्शन को स्पीड अप भी करवा देते हैं, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज भी करवा देते हैं, तो इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है। सेकंड में वो बोलता है कि एंजाइम जो है वो रिएक्शन के रेट को या स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन खुद अनअफेक्टेड रहते हैं एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। फिर स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम, कि एंजाइम जो होते हैं वो वेरी स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट चाहिए होता है जाके एक्ट करता है उस पर, फिर कोई स्पेसिफिक एंजाइम। और उसके एग्जांपल उसने दिया है कि जो सुक्रेज एंजाइम है वो जस्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ द सुक्रोज में ही इन्वॉल्व होता है और किसी में इन्वॉल्व नहीं होता। लास्ट में जनरल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं एंजाइम की। तो एंजाइम जो होते हैं वो देखें, एंजाइम इनिशिएट और एक्सेलरेट करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन को। फिर मैंने बताया था कि एंजाइम जो होता है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, पीएच पे और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे। पीएच जो होती है, कुछ एंजाइम जो होते हैं जिनको एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, यानी कि एसिडिक पीएच बिलो देन द 7, कुछ को अपर देन द अबव देन द 7 यानी कि बेसिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है। लाइक उसमें ट्रिप्सिन आ जाता है जो कि 8.5 होता है, और पेप्सिन जो कि 2 जिसको एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है। फिर एंजाइम जो होता है वो रिएक्शन के रेट को बार बार वही बात रिपीट करेगा, इन आइदर डायरेक्शन वो कर देगा। फिर मैंने आपको बताया कि एंजाइम जो होते हैं उनकी जितनी भी कैटालिटिक एक्टिविटी है वो कहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड होती है, उसकी एक्टिव साइड पे। तो एक्टिव साइड जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट हम इसको रीड करेंगे। फिर एंजाइम जो होते हैं वो अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सॉल्युबल होते हैं वाटर में, डाइल्यूट ग्लिसरॉल में, NaCl में और डाइल्यूट अल्कोहल में। फिर एंजाइम को वर्किंग के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर का होता है वो टेम्परेचर जहाँ पर एंजाइम जो होता है वो बेस्ट वर्किंग कर सके, वो 37 सेल्सियस होता है इन द केस ऑफ ह्यूमंस। ऑल एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, लेकिन तमाम प्रोटीन जो होती हैं वो एंजाइम्स नहीं होती। ठीक है, ये भी याद रखना, और एक्सेप्शन भी याद रखनी कि RNA से भी मिलकर बने होते हैं, और उसमें कौन सा है, राइबोसाइम। फिर एंजाइम जो होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं। आई थिंक आपको सारी इसके बारे में क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है या कोई मेरी मिस्टेक है तो कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच।